अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल जो कहानी सुनाई थी आज उसी का पार्ट 2 आपको सुनाने जा रहा हूं, लेकिन शुरू में ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये कहानी मुझे भेजी है इमरान बलोच ने तुर्बत बलोचिस्तान से। इस वक्त वो ओमान मस्कत में है। पार्ट 1 हमने सुना था कल कि वो दोनों अपने घर से तो भाग पड़े थे अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए, ज़िंदगी को बचाने के लिए, जिसको कई ख़तरात लाहक हो चुके थे। मौत उनका पीछा कर रही थी। जब उनके घर वालों को पता लग चुका था कि दोनों ही घर से फरार हो गए हैं तो आर्डरनामा जारी हो चुका था। जहां पे भी दोनों नजर आए गोलियों से उनको भून डाला जाए। वो अपने दोस्त के पास एक दिन एक रात गुजार के सुबह जब वहां से रवाना हुए थे तो मुखबर ने गाड़ी देख के इतला कर दी थी और वहीं पे ही उनको कह दिया गया था कि बचने ना पाएं। जितने भी बंदे इस वक्त अरेंज कर सकते हो तुम्हें पैसे अदा कर दिए जाएंगे और जल्दी से उनका पीछा करो। उन लोगों ने 3 लोगों को अपने साथ गाड़ी में सवार किया, चौथा वो ड्राइवर था। तो तेजी के साथ गाड़ी चलाते हुए उसी रास्ते की तरफ गए थे जहां पे उन्होंने आखिरी दफा गाड़ी को जाते हुए देखा था। वो जो तीनों शख्स ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे वो ऐसे असलहा के साथ बैठे हुए थे। उनके हाथ में ऐसी जदीद बंदूकें थीं कि सिर्फ एक उंगली दबाएं और जितनी भी उस बंदूक में गोलियां होती वो छलनी कर देती। इमरान गाड़ी चलाता हुआ तो जा रहा था, लेकिन बार बार पीछे वाले शीशे में मुड़ मुड़ के देखता कि कोई पीछे गाड़ी तो नहीं आ रही। वहीं दूर से उसको एक गाड़ी आती दिखाई दी। मुसलसल वो उस गाड़ी पे निगाह रखे हुए था, लेकिन उसको नजर आया कि नहीं, ये कोई आम सी गाड़ी है और वो गाड़ी उसको क्रॉस करके गुजर गई। सफ़र जारी रहा और उधर उनका, जिसका नाम मैंने फर्जी अली रखा था, अली अपने 3 भाइयों के साथ असला लेके, क्योंकि वो सिचुएशन को जान चुका था कि उस दोस्त ने मदद मांगी है तो ऐसे नहीं मांगी, उसकी ज़िंदगी को ख़तरात लाक हैं। तो वो तीनों भाई और अली असलहे से लैस होकर उस नदी के पुल के नीचे छुप के बैठे हुए थे। इस इंतज़ार में अपने मोटर बाइक भी उन्होंने नीचे खड़े कर दिए थे कि हमारा मेहमान आए और हम उसको लेके बाहिफाजत अपने घर पहुंचे। काफ़ी देर तक गाड़ी चलती रही, तभी दूर से आती हुई एक गाड़ी को इमरान ने बैक मिरर में देखा। जब उसने शीशे में देखा तो उसको लगा कि जिस अंदाज में ये गाड़ी आ रही है, इससे लगता है ये हमारा पीछा कर रही है। और उधर से उस गाड़ी में मौजूद उन लोगों ने भी उस गाड़ी को पहचान लिया था जिसकी तलाश में वो इतनी दूर आ रहे थे। तभी उस ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए शख्स ने कहा, तैयार हो जाओ, जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूं गाड़ी को गोलियों से छलनी कर देना, एक भी ना बचने पाए। जितने भी लोग सवार हैं सबके सबको मार डालना, सबके सीनों में गोलियां मारना, और जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि सबके सब मर चुके हैं हम वापस नहीं जाएंगे। उधर इमरान जितनी तेजी से गाड़ी को चला सकता था वो गाड़ी को भगाता हुआ जा रहा था और उतनी ही तेजी से वो गाड़ी भी पीछे आ रही थी। नसीब क्या खेल खेलती है, नसीब में क्या लिखा है ये बशर नहीं जान सकता। वहीं इमरान के दिल की धड़कन जहां तेज थी, ऐसा लगता था कि वो लम्हा आ पहुंचा कि जब उसको खौफ था कि मेरे घर वाले मुझे और समी को गोलियों से छलनी कर देंगे, और ऐसा लम्हा बिल्कुल अब चंद सेकंड में होने वाला था। इमरान को बार बार पीछे देखता हुआ समी भी अलर्ट हो गई, समझ गई कोई पीछे आ गया। तभी उसी लम्हे समी ने भी मुड़ के देखा, गाड़ी बिल्कुल उनके करीब आ चुकी थी। और जैसे ही समी ने पीछे मुड़ के देखा तो उस वक्त देखा उसने कि एक शख्स चला रहा है और 3 लोगों ने अपने हाथ बाहर की तरफ निकाले थे जिनके अंदर बंदूकें थीं और वो गोली चलाने को तैयार थे। उसी लम्हे समी ने देखा तो वो अपने एक हाथ से, जिस तरह ड्राइविंग सीट पे बैठे होते हैं फ्रंट सीट पे, अपने हाथ को ऐसे ऊपर साइड से लगे हुए उसे पकड़ के बैठे होते हैं। तो जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा उसी लम्हे जल्दी से उसने अपना हाथ छोड़ा और नीचे को झुकने की तरफ इस अंदाज में हुई कि नीचे झुक जाऊं, लेकिन गोलियों की बौछार
हो चुकी थी। त्रड़ 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 ब्रस्ट मार दिए गए। वहीं एक गोली उसका हाथ जो ऊपर था जब नीचे की तरफ जा रहा था तो हाथ की ये जो बड़ी वाली पहली वाली उंगली होती है अंगूठे की साथ वाली, उसका एक हिस्सा गोली उड़ाते हुए अपने साथ ले गई और उसी वक्त उसके हाथ से खून का फुआरा निकल पड़ा। ऐसा फुआरा उबल पड़ा कि गाड़ी में खून ही खून, और उसने अपने हाथ को मजबूती से थाम लिया। उधर इमरान जितनी तेज गाड़ी को चला सकता था वो जिगजैग अंदाज में चला रहा था कि ताकि इस पीछे होती गोलियों की बौछार से गाड़ी को बचा सके। और जब उन्होंने देखा कि गाड़ी को वो जिगजैग चला रहा है तो उसी लम्हे उन्होंने गाड़ी के टायरों की तरफ रुख करके गोलियां चला दी। और उधर नदी के नीचे बैठे हुए शख्स इमरान अली ने और उसके भाइयों ने आवाज़ सुन ली कि गोलियों की आवाज़ आ रही है, तो वो अलर्ट हो गए और समझ गए कि शायद जिस मेहमान का इंतजार था वो आ गया है। वो फौरन बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक गाड़ी आगे आ रही है और उसके पीछे गोलियों की बौछार है। अली ने अपने भाइयों से कहा कि दो तुम उस साइड पे चले जाओ पुल के, हम दोनों पुल के इस साइड पे हैं, तुम उस साइड से फायरिंग करो, हम इस साइड से फायरिंग करते हैं। अली के दोनों भाई भागते हुए उस साइड पे गए। इधर से अली ने और उसके भाई ने उस पीछे वाली गाड़ी पे जिसके अंदर से 3 बंदूकें नजर आ रही थी, ऑटोमेटिक बंदूकें जो मुसलसल अपनी नाली से आग निकाल रही थी गोलियों की शक्ल में। अली ने और उसके भाई ने उस गाड़ी का निशाना लेके गोलियां चलानी शुरू कर दी और दूसरी तरफ से उसके भाई ने, अली के भाई, 2 भाइयों ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। इमरान को उसी वक्त महसूस हुआ जैसे खुदा ने उनके लिए मदद भेज दी हो, वरना वो इस अंदाज में गाड़ी चला रहा था कि बस अभी कुछ ही लम्हे ये हमारे करीब पहुंच जाएंगे, हमारे पास तो कोई भी असला नहीं है और ये हमें गोलियों से भून डालेंगे और हमारे मेहमान, हमारे मेज़बान जिन्होंने हमें रिसीव करना है पता नहीं अभी कितनी दूर हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा 2 इधर से लोग आए हैं और उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी है तो इमरान को लगा कि हमारे लिए भी कमान पहुंच चुकी है, अल्लाह ने हमारी मदद के लिए बंदे भेज दिए हैं। और उस गाड़ी पे जब 2 इतराफ से फायरिंग शुरू हुई तो वो एकदम से डर गए। उन्होंने कहा ये क्या, हमला हो गया, रुको रुको रुको, गाड़ी को रोको और मोड़ो यहां से गाड़ी को। वो कौन से खानदान के लोग थे? वो तो किराए के कातिल थे जो उसी वक्त अरेंज किए गए थे। फौरी तौर पर उन्होंने गाड़ी को वहां पे रोका, जल्दी से गाड़ी को मोड़ा और गाड़ी पीछे भगा दी। और इमरान की गाड़ी के पिछले दोनों टायर ब्रस्ट हो चुके थे। फटे हुए टायरों के साथ वो गाड़ी चलाते हुए जब उस जगह पे पहुंचा जहां पे गोलियां बचाने के लिए चलाई गई थी तो अली निकल के सामने आके खड़ा हो गया कि वो देख सके। और इमरान ने जैसे ही अली को देख लिया तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अली ने कहा, वेलकम, खुश आमदेद मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। उसी वक्त अपने भाइयों से कहा कि ये क्या, भाभी का हाथ जख्मी है। भाई को कहा जल्दी से मोटर बाइक निकाल के लाओ। वो नीचे पुल के नीचे से मोटर बाइक निकाल के लेके आए। उसको कहा, इमरान को, मेरा भाई एक तुम्हारे साथ चलता है, हम ही अभी यहीं पे मौजूद रहेंगे, ये पीछे ना आ जाएं। आप बाइक चलाओ, भाभी को पीछे बैठाओ, उनका हाथ जख्मी है, मेरा एक भाई दूसरे मोटरसाइकिल पे तुम्हारे साथ है और हम देखते हैं शायद ये पीछे से आ ना जाएं, पीछे से वार ना कर दें, गाड़ी यहीं छोड़ दो। 2 भाई उन्होंने गाड़ी में से सामान निकाला और साथ वाले बाइक पे, एक पे इमरान पीछे समी बैठी हुई थी और दूसरे बाइक पे सामान लिए दोनों भाई अली के रवाना हो गए। वो कुछ देर वहीं पे इंतज़ार करता रहा अली और उसका साथ उसका भाई, लेकिन जब देखा वो गाड़ी अब नहीं आ रही, मुतमईन हो गए तो वो भी दोनों बाइक पे बैठे और रवाना हो गए। अली वाकई एक हकीकत में बहादुर शख्स था। बहुत अमीर नहीं था, उतना अमीर नहीं था जितना इमरान और समी लोग अमीर थे, लेकिन एक खाती पीती फैमिली से तो था, लेकिन सही जीदार और दिलेर शख्स था। इमरान बताता है कि उसने बहुत दिलेरी से मुकाबला किया था और सामने खड़ा हो गया था। ये सब चलते हुए वहां पहुंचे जहां बॉर्डर के बिल्कुल पास अली का घर था। अब सबसे पहला मसला था, उसका हाथ बहुत जख्मी था, उससे खून बह रहा था, उंगली गोली की वजह से उड़ गई थी।
अली ने अपने चाचू को बुलाया। पहले तो वो इस तरह वेलकम करने के सिर्फ अंदाज में था कि हमारे मेहमान आएंगे, हम उनको वेलकम करेंगे, लेकिन अब बात बढ़ चुकी थी। उसने अपने चाचू को बुलाया और सारी सूरत हाल बताई कि चाचू मेरे मेहमान हैं, आए हैं और उन पर हमला हो गया है, ऐसे वो ज़ख्मी हैं और ये सूरत हाल है। चाचू ने कहा रुको। चाचू गए, 7-8 और बंदों को साथ लेके आए। वो उस बॉर्डर के ऊपर बने हुए जितने भी घर थे, वहाँ पे एक पूरा कबीला आबाद था, वो आ गए। उन्होंने कहा ये हमारे मेहमान हैं। चाचू ने कहा मैं इनको इसलिए साथ लेके आया हूँ, ये हमारे मेहमान हैं, अब ये हमारी हिफाजत में हैं। कोई इन पे उंगली उठाएगा तो उसको हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, हम हाथ नहीं लगाने देंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा अरेंज करो इसकी उंगली का, खून बहुत बह रहा है। वहीं साथ वाले एक गांव से एक रिटायर्ड फौजी थे, उनको लाया गया, वो डॉक्टर थे, और उनसे कहा गया इनकी मरहम पट्टी करें। उन्होंने इसकी मरहम पट्टी कर दी और उसके बाद एक निकाह खां को बुलाया गया, क्योंकि चाचू ने कहानी सारी सुन ली थी। उनको अंदाज़ा हो गया था कि दोनों घर से भाग के आए हैं और वालिदैन दोनों के ही बहुत अमीर कबीर हैं और आर्डर जारी हो चुका है कि इनको गोलियों से भून दिया जाए। तो उन्होंने कहा आप हमारी हिफाजत में हो, हम बलोच लोग हैं, बलोच कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, परेशान मत हो। फौरी तौर पे उन दोनों का मौलवी बुलाकर निकाह कर दिया गया ताकि वो मियाँ बीवी के बंधन में बंध जाएं। वो मियाँ बीवी बन चुके थे। तभी उनके चाचा ने उनसे कहा बेटा इमरान, आप हमारे मेहमान हो, आप जितने दिन यहाँ पे रहना चाहो आप यहाँ पे रह सकते हो, आप इस कबीले की हिफाजत में आगे हो, लेकिन वैसे तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, क्या करना है, ताकि हम उसके लिए तैयारी करें। इमरान ने कहा हम यहाँ आज रात तक रुकेंगे, हम ये जो ईरान का बॉर्डर है ये क्रॉस करके ईरान जाना चाहेंगे, बस आपसे और अली से इसी मदद के लिए आए थे कि हमें खैर व आफियत से ये बॉर्डर क्रॉस करा दीजिए। मैं यही जहन में सोच के आया था कि मैं यहाँ का बॉर्डर क्रॉस करके ईरान चला जाऊँगा और अपनी बाकी ज़िंदगी बीवी के साथ वहीं पे गुजारूँगा। आप लोगों का शुक्रिया मदद करने के लिए। शाम हो गई, आओ भगत की। मियाँ बीवी थे उनके घर में, जो ताज़े ताज़े दुल्हा दुल्हन बने थे। एहतमाम फंक्शन तो नहीं हुआ था, लेकिन खाने बनाए गए और उनके लिए जितनी भी उस अली और उसके घर वाले और उसके इर्द गिर्द के कबाइल के लोग खिदमत कर सकते थे, उस अंदाज में बेहतरीन खिदमत कर सकते थे, वो कर रहे थे। और इमरान हैरान था कि जिस शख्स की सिर्फ इतनी मदद की थी कि पेट्रोल के उसके पास पैसे नहीं थे और उसकी मदद कर दी थी, आज वो उसके ऊपर जान निछावर को तैयार हो गए थे। और जान निछावर करने के लिए बिल्कुल इस अंदाज में वो सामने आके खड़ा हुआ था कि गोली मारनी हो, ये मेरे मेहमान है, पहले मुझे मारो। तकरीबन ये रात के 7 बजे का टाइम होगा कि 2 गाड़ियां घर के बाहर आके रुकी। ठक 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 दरवाज़ा खटखटाया गया। ये अब रात हो चुकी थी। कबीलों में और पहाड़ों में रहने वाले लोग 7 बजे तक अपने अपने घरों में चले जाते हैं। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया जा रहा था, तो अंदर से अली ने दरवाज़ा खोला और पूछा क्या बात है। तो 2 गाड़ियों में जो लोग भर के आए थे वो बंदूकों से लैस थे। उन्होंने आते ही कहा हमारे कुछ लोग यहाँ पे पनाह लिए हुए हैं, क्या वो तुम्हारे घर में हैं? अली ने कहा कौन मेहमान, कहाँ पनाह लिए हुए हैं, किन की बात कर रहे हो तुम? उसने कहा एक लड़का और एक लड़की हैं, जवान से लड़का लड़की, वो भागे हुए हैं और इसी जगह पे लगता है पनाह लिए हुए हैं। अली ने कहा नहीं, हम किसी लड़के लड़की को नहीं जानते, हमें नहीं पता कौन आया है कौन नहीं, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो वो जो तैयारी करके आए थे वो वालिदैन तो नहीं थे समी या इमरान के, लेकिन कज़न कुज़न और इस तरह के वो भेजे गए थे। मतलब उनके करीबी कज़न नहीं, उसी वक्त जो फौरी तौर पे भेजे जा सकते, वो पीछे आने की अभी तैयारी कर रहे थे। उन्हें कहा ठीक है, फिर हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहेंगे कि कहीं तुम्हारे घर में वो छुपे हुए तो नहीं हैं। अली जो दरवाजे में खड़ा होकर बात कर रहा था, उसने अपने दरवाजे को ऐसे बंद किया और बंद आके सामने आके खड़ा हो गया। कहता है क्या कहा है तुमने, फिर बोलना क्या कहा है। उसने कहा वही जो तुमने सुना है। कहता नहीं मैंने नहीं सुना, नहीं, फिर से बोलना क्या कहा है। उसने कहा तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। उसने कहा तुम जानते हो तुम किससे मुखातिब हो, हम बलोच हैं और किसी की इतनी जुर्रत नहीं हो सकी कि हमारे घरों में घुस के कोई हमारी तलाशी ले सके।
ज़बान संभाल के बात करो, नहीं तो इसी वक्त तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा मैं। और अली अभी ये बातें ही कर रहा था कि गांव के लोग शायद पहले से ही अलर्ट थे कि किसी वक्त भी हो सकता है। उनको अंदाज़ा हो गया था, 2 गाड़ियां वहां पे पहुंची हैं, लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए और सबके हाथों में असला था। और जिस जिसको पता लगता जा रहा था, शुरू में तो चाचा 6-7 लोगों को लेके आया था, अब उस कबीले के जिस जिस शख्स को पता लगता जा रहा था वो गने लेके, बंदूकें लेके बाहर आ रहा था। और वो सारे इस अंदाज में जमा हो गए कि अली अकेला खड़ा होकर उनसे बहादुरी से बात कर रहा था। उसको मौत का डर नहीं था। उसने कहा, तुमने ये जो जुमला कहा है, तुमने बलोच की गैरत को ललकारा है कि तुम बलोच के घर में घुसोगे। तो जब उन लोगों ने देखा कि इतने ज़्यादा लोग अपने अपनी बंदूकें लेके बाहर निकल आए हैं, तो एकदम से घबरा गए और वह इस बात को बखूबी जान गए कि अगर ज़रा भी हरकत की तो यहीं पे इस वक्त खून खराबा हो जाएगा और ये पूरा कबीला है, हम सिर्फ 2 गाड़ियों में हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि जितनी ये दूर आ गए थे, इमरान और समी के वालिद को पहुंचते हुए या काफ़ी देर लग जाती, काफ़ी दूर था, तो इसलिए उन्होंने बंदे रवाना कर दिए थे 2 गाड़ी में, तुम जब तक वहां पहुंचो हम पीछे से रवाना हैं। क्योंकि बाई रोड आना था, इसलिए वो अभी तक पहुंच नहीं सके थे, वरना वो भी शायद आते अपने साथ और ठीक ठाक और गाड़ियां भर के लाते और यहाँ पे एक खून खराबा हो जाता। तो अली ने उससे कहा, हम तुम्हारे जितने अमीर नहीं हैं लेकिन ख़ानदानी लोग हैं, बलोच कौम हैं। तुमने हमारे घर आके इस तरह की बात कर दी है, हमारे घर आए मेहमान हो, इसलिए तुम्हें ज़िंदा वापस जाने दे रहे हैं। बस ये याद रखना, हम मेहमान की इज्जत करते हैं और मेहमान समझ के तुम्हें वापस जाने दे रहे हैं, वरना इस तरह की बात कभी ना कहना। तुम बलोच हो, तुम्हें पता है तुम बलोच हो कि क्या बात कर रहे हो। वो इतना डर गए, उनको समझ लग गया ये हमें भून डालेंगे। उसी वक्त उन्होंने अपनी गाड़ियों में बैठे, गाड़ियां रिवर्स की और वहां से चले गए। तो गांव वालों ने कहा, हम अलर्ट थे, हमें पता था कि ये हो सकता है, परेशान मत हो, हम अलर्ट हैं, कुछ भी होगा देखा जाएगा। अंदर इमरान ये बातें सारी सुन रहा था। जब अली अंदर दाखिल हुआ तो इमरान ने कहा, दोस्त मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशानी का बायस बन रहा हूँ। इमरान ने कहा, नहीं, अली को कहा। तो अली बोलता है, नहीं दोस्त, तुम मेरे लिए किस चीज़ की परेशानी का बन रहे हो? तुम मेरे मेहमान हो, तुम मेरे घर आए हो, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है। तुम्हारा घर है, जितने दिन तुम रहना चाहो तुम रह सकते हो, हम हिफाजत करेंगे, मेरा कबीला तुम्हारी हिफाजत करेगा। उसी लम्हे इमरान ने कहा, अली मेरे दोस्त, बस एक मेरी फेवर कर दो, मुझे सुबह ही सुबह ये बॉर्डर क्रॉस करा दो, बस हम यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, एक रात ही रुकना यहाँ पे मकसद था, तुम्हारी मेहरबानी, सुबह हम यहाँ से जाना चाहेंगे। अली ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ। यूँ सुबह 2 गाड़ियों का अरेंजमेंट किया गया और उसमें समी और अली को बिठाया गया और वो गाड़ियाँ उनकी हिफाजत करती हुई उनको बॉर्डर क्रॉस करने जा रही थी। वहीं पे अली ने इमरान से कहा कि तुमने एक बलूचिस्तान पाकिस्तान वाले हिस्से में है और इसी तरह का एक बलूचिस्तान ईरान वाली साइड पे भी है। तो अली ने उसको कहा, तुमने ईरान वाले बलूचिस्तान में नहीं जाना, उस ईरान वाले बलूचिस्तान को क्रॉस करके आगे जाओगे तो वहां पे शारिस्तान है, तुमने शारिस्तान चले जाना। ये लोग बलूचिस्तान तक तो पहुंच जाएंगे, शारिस्तान नहीं आ सकेंगे। यूं वो उनको लेके वो काफिला बॉर्डर क्रॉस करते हुए बहुत आगे तक इस अंदाज में उन्होंने उनको पहुंचा दिया। और जब वो गाड़ियों से उतरे तो वहीं पे बाहर निकल के अली ने दोस्त से गले मिला और कहा, मैं दोस्त हमेशा हाजिर हूँ, मेरी जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े मुझे आवाज़ ज़रूर देना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तुम्हें दोस्त कहा नहीं है, दोस्त माना है, तो दोस्त के लिए जान भी हाजिर है। अली ने और समी ने उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और अब एक ऐसी सरजमीन पर वो खड़े थे जहां कितना दिन उन्होंने वहां ज़िंदगी के गुजारने थे, उस खौफ के साथ कि कब वो उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाएंगे। क्योंकि उन्होंने उनको बताया था कि यहाँ पे बलोची बोलने वाले भी रहते हैं और फ़ारसी बोलने वाले भी रहते हैं, तो तुमने ज़्यादातर फ़ारसी बोलने वाले लोगों के साथ रहना है।
इमरान वहाँ पहुँचा और उसने ढूंढना शुरू कर दिया कि कोई घर किराए पे ले सके। अभी तो फौरी तौर पे जैसा भी मिलना था उसको चाहिए था कि आज ही आज उसको घर मिले और वो अपनी बीवी के साथ वहाँ पे रह सके। यूँ ढूंढते हुए एक घर उनको मिल गया। साजो सामान तो कोई इतना था नहीं, एक बैग था। यूँ वो लेन देन मुकम्मल हुआ और उन्होंने वहीं पे अपना एक घर किराए पे ले लिया। जब उस घर के अंदर दाखिल हुए तो एक खाली घर था और वहीं पे उनके पास सिर्फ एक कपड़ों से भरा हुआ सामान। वो उस घर के अंदर 2.5 महीने तक रहते रहे, लेकिन वो एक बहुत ही महंगा घर था। उसका किराया बहुत ज़्यादा था और खाना पीना भी उन्हीं पैसों में से था जो जमा पूंजी इमरान के पास थी। 2.5 महीने के बाद इमरान ने समी को बिठाया और उससे कहा, समी, पैसे बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। ये घर भी जो हमने लिया था फौरी तौर पे यही मिल सका था उसी रात, वरना हमें बाहर गुजारना पड़ता। होटल में हम गुजारते तो उनको पता लग जाता, क्योंकि होटल में लिखा पड़ा जाता है कि कौन आया कौन रहा, पूरा रिकॉर्ड होता है, इसलिए हमें अपने घर में ही रहना था। तो मैंने ये घर ले लिया था, ये काफ़ी महंगा था। अब पैसे ख़त्म हो रहे हैं, हमें इस घर को छोड़ के कोई सस्ता सा घर ढूंढना होगा और मुझे कोई नौकरी करनी पड़ेगी। समी ने कहा, ठीक है। उन्होंने फौरी तौर पे एक घर को ढूंढा तो शहर के बीच में ही एक छोटी सी ऐसी आबादी थी जहां पे ज़्यादा घर तो नहीं थे, लेकिन वहीं पे एक घर जो डबल स्टोरी बना हुआ था उनको दिखाया गया। मालिक मकान ने जब उस मकान को दिखाया तो नीचे 2 कमरे बने हुए थे। लेफ्ट साइड पे सीढ़ियां थीं, सीढ़ियां ऊपर जाती थी, ऊपर भी 2 कमरे थे। लेकिन मालिक मकान ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें नीचे वाले 2 कमरे किराए पर दे रहा हूं, तुम लोगों ने ऊपर वाले 2 कमरों की तरफ नहीं जाना, वो हमेशा बंद रहते हैं, उसमें सामान पड़ा हुआ है, बस तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है, तुमने ऊपर की तरफ नहीं जाना। ये सीढ़ियाँ तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस सीढ़ियों पे दरवाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात करना, इन सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर मत जाना। ये घर तुम्हारा है, नीचे वाले 2 कमरे तुम्हारे हैं, तुम दोनों वहाँ पे रह सकते हो। यूँ इमरान ने और समी ने वो घर किराए पे ले लिया जो बहुत ही सस्ता सा मिल गया था। अब इमरान ने नौकरी की तलाश शुरू की, उसको नौकरी मिल गई और सुबह वो काम पे जाता, रात को 8 बजे 9 बजे और अमूमन 10 बजे रात को घर पहुंचता। समी की एक आदत थी, जब वो निकलने लगी थी घर से और उससे पहले भी, वो हमेशा एक ऐसी तस्बीह जो मुसलसल करती रहती थी। और जब वो अपने घर से निकली थी तो मुसलसल उसकी ज़ुबान पे एक ही तस्बीह थी। हर वक्त वो उस तस्बीह का विर्द करती रहती, हर वक्त वो उस तस्बीह का विर्द करती रहती, हर वक्त उस तस्बीह का विर्द करती रहती। उन्होंने वो तस्बीह में मुझे बताई है कि ये वाली तस्बीह है जो हर वक्त, इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा इसी तस्बीह पे, जो देखने वाले हैं कि वो कौन सा समी तस्बीह पढ़ती थी, इस पर वीडियो बना दूंगा, रूहानियत वाली जो मैं वीडियो बनाता हूँ। वो तस्बीह मुसलसल पढ़ती रही और इस घर में भी आके वो मुसलसल तस्बीह पढ़ती रही। यहाँ इस घर में आए हुए उनको कोई 3रा दिन था। पहली दफ़ा रात के टाइम समी को महसूस हुआ जैसे इस घर में रात को अंधेरा होता है तो ये घर अजीब सा हो जाता है। ऐसे महसूस होता है कि घर के अंदर मैं अकेली नहीं हूँ। लेकिन उसने कहा, अकेली में रही नहीं हूँ, आदी नहीं हूँ। हाँ, जहाँ हम पहले रह रहे थे इर्द गिर्द सारी आबादी थी, शोर होता था। ये थोड़ा सा इस जगह पे, ऐसी जगह पे बना हुआ घर है जहाँ घर तो हैं लेकिन फासलों पे बने हुए हैं, दूर दूर हैं, खामोशी है। पहले वाले घर में हर वक्त शोर शराबा इर्द गिर्द का होता था, यहाँ पे सिर्फ खामोशी की वजह से मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा परेशान हो रही हूँ। लेकिन एक शाम वो किचन के अंदर काम करने के लिए दाखिल हुई। वो खाना बना रही थी कि उसको खाना बनाते हुए उसके पीछे, अब बर्तन वगैरह जिस तरह थोड़े बहुत आप ले लेते हैं बर्तन, तो उस घर में भी उन्होंने जो पहले 2.5 महीने जहाँ पे रहे थे आहिस्ता आहिस्ता बर्तन वगैरह ले लिए थे और जब इस घर में आए थे तो सामान अपना लेके आए थे, क्योंकि इंसान ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें अपनी पैदा कर लेता है। तो इस किचन के अंदर भी थोड़े बहुत वो अपने बर्तन लेके आए थे। तो वहीं वो किचन में काम कर रही थी कि एक बर्तन अपनी जगह से सिरक गया, हिल सा गया। उसके हिलने की आवाज़ आई, वो एकदम से चौंकी, मुड़ के देखा कि क्या हुआ है। उसने कहा कोई आवाज़ आ गई होगी। वो फिर से पकाने में मसरूफ़ होने लगी कि वही बर्तन एकदम से ठा करके नीचे गिर गया।
ये एक देचकी थी पकाने वाली जो नीचे गिर गई और एकदम से परेशान हो गई, ये क्या हुआ है। शायद देचकी इस अंदाज में रखी थी नीचे गिर गई है, और वो नीचे इस अंदाज में गिर गई थी कि जिस तरह पकाने वाली देचकी आम घरों में होती है, उसके ऊपर ढक्कन रखा जाता है, नीचे से वो बिल्कुल गोल सी होती है, लेकिन वो इस अंदाज में गिरी थी कि वो वाला हिस्सा जहां पे ढक्कन रखा जाता है, ऊपर से बंद करने वाला हिस्सा होता है, मुंह के बल गिरी थी। वो हिस्सा जहां पे ढक्कन रहता है वो जमीन पे जाके गिरा था, और उल्टी जाके वो जमीन पे गिर गई थी, जिस तरह चूल्हे पे रखी जाती है उससे उल्टी वो जमीन पे जाके गिर गई। उसने कहा अच्छा अभी मैं उठाती हूं, ये सालन जल ना जाए। वो सालन में चमचा चला रही थी कि उसी वक्त पीछे से एक ऐसा मंजर आंखों के सामने आया कि वो जो बात वहम में महसूस कर रही थी वो यकीन में बदल गई। वो जो ऊपर से हांडी गिरी थी, मुंह के बल पड़ी थी, वो एकदम खुद ब खुद सीधी हो चुकी थी और गोल गोल घूम रही थी, ऐसे जैसे किसी ने पकड़ के उसको तेजी से घुमा दिया हो। ये नामुमकिन था। ऊपर से गिरने वाली देचकी जो मुंह के बल गिरे वो हिल नहीं सकती, अब वो पड़ी हुई थी, रुक चुकी थी, और वो जब अपने हांडी के अंदर चम्मच चलाने में थोड़ी सी मसरूफ क्या हुई कि अभी उठा के रखती हूं कि किसी ने इतनी देर में उसको सीधा भी कर दिया और घुमा दिया जैसे लाटू को घुमाते हैं। वो इतनी तेजी के साथ गोल गोल घूम रही थी, खुद से वो कभी भी ऐसे नहीं घूम सकती। एकदम वो देखी, एकदम खौफजदा हुई, एकदम भागी और भागते हुए कमरे में चली गई। उस घर में 2 कमरे थे, एक उन्होंने अपनी रिहाइश के लिए रख दिया था और 7 वाला कमरा खाली पड़ा हुआ था। सामान ही इतना था जो एक कमरे में पूरा आ गया था। अंदर कमरे में जाके वो थर थर कांप रही थी। कमरे की रोशनी उसने जला दी। उसने कहा ये क्या हुआ है, किसने बर्तन को इतनी तेजी से घुमाया है, जिस अंदाज में ये बर्तन घूम गया है। ये नॉर्मल बात नहीं थी। ओ खुदाया, जो पहले दिन मुझे महसूस हुआ था इस घर के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटीज़ है, इसका मतलब है वो मेरा वहम नहीं था। जैसे ही अंधेरा फैलता था इस घर में एक अजीब सी बेचैनी सी हो जाती थी। ये तो आज मैंने क्या देख लिया, क्या होगा। वो परेशान हो गई कि उसी वक्त एक फिर से आवाज आई, ठा। किचन के अंदर फिर से एक बर्तन को गिरा दिया गया था। कहीं कोई चूहा तो नहीं है। उसके दिल में एक वहम आया, मैं ऐसे डर गई हूँ, खौफजदा हूँ, मौत से पीछा छुड़ाते फिर रहे हैं, मौत हर वक्त पीछा कर रही है, घर वाले मारने के लिए बेचैन है। इंसान खौफजदा हो जाता है। मेरे अंदर शायद खौफ इतना है, मैं देखूं क्या है, कोई चूहा आ गया हो। और वह दोबारा से किचन के अंदर दाखिल हुई। जब किचन में दाखिल हुई तो उसने देखा कि कहाँ से देचकी गिरी थी वहाँ पीछे कोई चूहा छुपा हुआ तो नहीं है। देचकी अब नीचे रुक चुकी थी। वहीं पे अभी वो किचन में खड़ी हुई थी कि एक जस्त का स्टील का जो बना हुआ गिलास होता है वहीं उसके सामने रखा हुआ था, और इस अंदाज में उसकी आंखों के सामने बिल्कुल करीब उसके रखा हुआ था। उड़ता हुआ किसने दीवार में मारा, ऐसे जैसे किसने जोर से उठा के फेंका हो। चूहा होता तो नजर आता था नहीं, और गिराता जल्द से जल्द नीचे गिर जाता, उसको गुस्से से फेंका गया था। इस अंदाज में फेंका गया था जैसे हाथ नजर नहीं आया, लेकिन किसी ने इतनी जोर से हाथ मारा था कि वो दीवार में जाके लगा, और वो डरती हुई चीख मारती हुई भागी अंदर कमरे में चली गई। थर थर कांप रही थी। ये कैसा मंजर मैं देख के आई हूं, किसी ने इतनी जोर से गिलास को दीवार में मारा है। वो थर थर कांप रही थी, और तभी वो अपना विर्द जो हमेशा करती रहती थी पढ़े जा रही थी, पढ़े जा रही थी, पढ़े जा रही थी। और वो सोच रही थी मैं क्या करूं, क्या ये बात इमरान को बता दूं। लेकिन तभी उसके दिल में एक बात आई कि अगर ये बात मैंने इमरान को बता दी, वो तो पहले ही बहुत परेशान है, अभी तो अल्लाह अल्लाह करके नौकरी लगी है, पैसे हमारे पास खत्म हो चुके हैं। अगर मैं इमरान को ये बात बताती हूं कि इस घर में जिन्नात हैं, तो वो कहेगा इस घर को छोड़ें, कहीं और चलते हैं। इसका एडवांस दिया है, इसके पैसे दिए हैं जो हमारे पास बच गए थे, अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है एडवांस देने के। नौकरी तो अभी मिली है, तनख्वाह नहीं मिली तो क्या होगा। वो तो परेशान हो जाएगा, वो सर पकड़ के बैठ जाएगा। नहीं, मुझे ये बात इमरान को नहीं बतानी चाहिए। नहीं, मैं इमरान को ये बात नहीं बताऊंगी। पढ़ती हुई अपने ऊपर फूंक मारती हुई फिर से किचन में आई, सालन को जलने से जल्दी से बचाया और जैसे कैसे सालन पका लिया, और सालन पका के नीचे रखा और जल्दी से इंतज़ार करने लगी कि इमरान घर आ जाए। इमरान घर आ गया, अच्छी तरीके से उसको वेलकम किया, उसके लिए ताज़ा उसी वक्त रोटियां बनाई। दोनों ने बैठ के खाना खाया और खुदा का शुक्र अदा किया। लेकिन उस रात अपने बिस्तर पे लेटे हुए वो एक बात मुसलसल सोच रही थी
कि सिर्फ इस एक कमरे के अंदर हम दोनों की रिहाइश है और किचन इस्तेमाल करते हैं, वाशरूम इस्तेमाल करते हैं, तो साथ वाला कमरा भी बंद है, ऊपर वाले कमरे तो हमने वैसे भी क्या करने हैं। हाँ, ये एक पुराना बना हुआ घर था और जब उनको किराए पे मिला था तो वो एक बात उनको पता लगी थी कि काफ़ी अरसे से ये घर बंद पड़ा हुआ है। वो रात भी सोचते सोचते वो सो गई कि अल्लाह माले के आखिर गुजारा तो करना ही है। अगले दिन इमरान उठा, उसने उसके लिए नाश्ता बनाया, उसने नाश्ता किया और अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गया। और उसी तरह अब मोबाइल का दौर तो था नहीं कि वो मोबाइल पे लग जाती, अपने आप को बिजी होती, घर से बाहर भी वो नहीं निकलती थी कि दुश्मन देख ना ले। और इमरान भी इस अंदाज में घर से छुप छुपा के निकलता था कि कोई मुझे देख ना ले। ये तो खुदा का शुक्र हुआ था, उसकी तालीम ऐसी थी कि उसको फ़ौरन अच्छी नौकरी मिल गई थी। इस तरह की नौकरी के गुजारा हो सकता था, घर के खर्चे, किराया, सब कुछ हो सकता था। मुसलसल अब उस घर के अंदर जब से वो वाकया किचन में हुआ था, समी को अब मुसलसल हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ नज़र आनी, महसूस होनी शुरू हो गई थी। एक शाम इसी तरह काम करते हुए समी किचन के अंदर काम कर रही थी कि उसको महसूस हुआ कि उसके कमरे के अंदर कोई गया है। कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद ठा करके बंद हो गया। वो एकदम से किचन में निकली कि क्या हुआ है, तो देखा कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया है। वो डर गई कि शायद बाहर से कोई आ गया है, क्या गलती से मैंने बाहर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। तो वो भागती हुई दरवाजे की तरफ गई, दरवाजे को जाके चेक किया तो दरवाज़ा तो बंद था, तो फिर कौन गया है अंदर कमरे में। वो डरती डरती गई कि कोई घर वालों में से आ तो नहीं गया ढूंढते हुए हमें। वो डरती डरती दरवाजे तक पहुंची और जैसे ही दरवाजे के करीब गई तो उसने देखा दरवाज़ा खुद ब खुद आहिस्ता 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 खुलना शुरू हो गया। एक लम्हे को वो समझ गई कि दरवाज़ा कोई खोल रहा है, कोई दरवाजे के पीछे है। और फिर से ऐसे लोग जो मौत से भागे हुए हों उनको मौत नज़र आनी शुरू हो जाती है। वो वहीं खड़ी कुछ देर तक कांपती रही, जो भी कमरे में है, जो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पहुँचा है, अभी बाहर आएगा। लेकिन काफ़ी देर तक जब कोई बाहर ना आया तो फिर से आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई आगे की तरफ गई और उसने अंदर जाकर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। फौरन समझ गई ये कोई इंसान नहीं, उसी मखलूक का काम है। फिर से उसने अपनी तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी। वो एक लड़की थी, कभी जिन्नात से उसका पाला नहीं पड़ा था, लेकिन अब इस तरह का दूसरा वाक़या उसके साथ हो रहा था। वो फिर से कांप रही थी और कांपते हुए अपनी दुआएं पढ़ी जा रही थी। कुछ दिनों के बाद इमरान ऑफिस से घर पहुंचा। बेगम ने कहा खाना लगा दूं। समी ने कहा, इमरान ने कहा मैं पहले शावर ले लूं, नहा लूं, उसके बाद खाना खाते हैं। अब 2 कमरे बने हुए थे, उन कमरों के एक साइड के ऊपर बाथरूम बना हुआ था और बाथरूम इस अंदाज में बना हुआ था कि जो भी बाथरूम के अंदर नहा रहा होता तो बाथरूम के ऊपर से देखता तो उसको दोनों कमरे क्लियर नजर आते। इमरान बाथरूम में नहाने के लिए चला गया और जब उसने नहा लिया, नहाने के बाद उसने अपने कपड़े वगैरह पहन लिए और ऐसे निकलने लगा तो एकदम से उसकी निगाह पड़ी जो कमरा उनके इस्तेमाल में था उसके बिल्कुल साथ वाला कमरा जो बंद पड़ा होता था, वहीं पे उसने देखा एक अजीबो गरीब सी चीज़ है जो टहल रही है। दरवाजे के अंदर चले जाती है उस अंधेरे वाले कमरे में और फिर से बाहर आ जाती है। ऐसे टहलते हुए वो अंदर चली जाती है और फिर टहलते टहलते बाहर आ जाती है। उसने अपनी आंखों को मला 1-2 दफा कि ये मैं क्या देख रहा हूं, ये मेरी आंखों का वहम है या वाकई कुछ ऐसा हो रहा है। तो उसने सामने देखा कि क्लियर एक अजीबो गरीब सी चीज है, कदो कामत उसकी इंसान जितनी है, जैसे कोई इंसान होता है, लेकिन ऐसी है जैसे कोई इंसानी वजूद तो हो लेकिन उसका चेहरा ढांचा हो। उसके वजूद पे तो खाल, उसके वजूद पे स्किन, वजूद पे तो सब कुछ हो काला स्याह, लेकिन जहां पे गर्दन होती है वहीं पे ढांचा सा लगा हुआ था।
वो बहुत भयानक, बहुत खौफनाक था। वो अजीबो गरीब सी चीज़ कभी अंदर चली जाती और एकदम से बाहर आ जाती। समी किचन के अंदर थी और वो खड़ा देख रहा था कि ये क्या हो रहा है। समी रोटियां बनाने में लगी थी कि ये नहा के बाहर आए तो मैं इनके आगे खाना रखूं, गरम गरम रोटियां रखूं। और वो खड़ा देख रहा था, एक अजीबो गरीब सी चीज़ मेरे कमरे के अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और वो चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उसी कमरे के, जैसे उसने दरवाज़ा खोला उसी लम्हे देखा उसने वो चीज़ अंदर गई है, अब वापस नहीं आई। वो दरवाज़ा खोल के आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस तरफ जा रहा था कि समी ना देख ले मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझसे पूछ लेगी क्या हुआ, डर जाएगी, मैं तो देखूँ ये क्या है, क्योंकि समी ने अकेले रहना होता है, मैं तो रात को आता हूँ। और वो चलता 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 बिल्कुल उस दरवाजे तक पहुँच गया था जिसके अंदर लाइट ऑफ थी। वो दरवाजे के बाहर खड़ा कुछ देर सोचता रहा अंदर जाऊं या ना जाऊं। तभी उसने हाथ बढ़ाया, आगे होके उसकी लाइट को जला दिया। जैसे ही कमरे की लाइट जल गई तो कमरे के अंदर रोशनी हो गई और कमरे के अंदर वो गुप अंधेरा जो कुछ देर पहले तक था, रोशनी के चलते ही जैसे ख़त्म हुआ। अंदर कोई भी नहीं था, खाली ही तो था वो कमरा। कितना सामान था जो वो रखते उस कमरे में, एक कमरा ही तो सेट कर पाए थे और ये कमरा उसी तरह खाली पड़ा था। हाँ, फ़र्क सिर्फ ये था जब उन्होंने इस मकान को लिया था ये मट्टी से भरा हुआ था। मालिक मकान ने बताया था कि कई अरसे से कोई इसके अंदर किराएदार नहीं आया, जिसकी वजह से ये मट्टी मट्टी है। तो दोनों मियाँ बीवी ने मिल के इस घर को साफ किया था। ऊपर वाला पोर्शन उनका था नहीं, इसलिए उन्होंने सीढ़ियों को भी साफ नहीं किया था, ऊपर वो गए ही नहीं थे। ईमानदार लोग थे और मालिक मकान ने जब ये कह दिया था ऊपर मत जाना, वो किसी की अमानत है, तो वो खयानत वाले लोग तो थे नहीं, इसलिए ऊपर गए ही नहीं। और इस कमरे को भी उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था। अभी लाइट जलाई उस कमरे के, वो अंदर खड़ा था। कमरे के अंदर मट्टी डस्ट तो खत्म हो गई थी, लेकिन जो उसको अभी चहलकदमी करते हुए अंदर बाहर जाते हुए देखा था वो कौन था, वो क्या चीज थी। उसने कमरे का कोना कोना देख लिया, था ही क्या देखने को, सारा झांक के देख लिया, कुछ भी नहीं था। तो एकदम उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये बात अगर समी को बता दी तो वो घबरा जाएगी। मैंने जिस चीज़ को देख लिया है वो इंसान नहीं, वो शैतानी जिनाती कोई चीज़ थी जो बहुत ही खौफनाक, बहुत ही भयानक थी। मर्द होने के बावजूद मैं उसको देख के डर गया था कि कैसी अजीब व गरीब सी चीज़ टहल रही थी। नहीं, मुझे ये बात समी से छुपानी है वरना समी घबरा जाएगी, परेशान हो जाएगी। उसने कमरे की रोशनी जलती छोड़ दी और उसके बाद किचन की तरफ बढ़ा और समी से कहा, ये जो कमरा है ना साथ वाला, इसकी लाइट भी रात को जला दिया करो, ये लाइट बंद नहीं रहनी चाहिए। उसने कहा ठीक है, मैं जला दूंगी, खाना खाते हैं। दोनों ने बैठ के खाना खाया उसी बिस्तर पे लेटे हुए जहां कुछ दिन पहले समी सोच रही थी कि ये मैंने क्या देखा, इमरान को बताया तो परेशान हो जाएंगे, और वहीं आज उसी बिस्तर पे लेटे हुए इमरान सोच रहा था कि आज मैंने क्या देखा, कैसी अजीब व गरीब मखलूक को देखा, और अगर ये बात समी को बताई तो समी खौफजदा हो जाएगी। वक्त इसी तरह इस घर में गुजर रहा था कि फिर एक शाम, अब समी मुसलसल जहाँ अपनी तस्बीहात पढ़ती थी, मुसलसल उसको अंदाज़ा हो चुका था इस घर में कोई और मखलूक भी रहती है। वो डरती रहती लेकिन अपने शौहर को नहीं बता रही थी। तो फिर एक शाम उसी मखलूक को उसी तरह उस दरवाजे की, जब वो लाइट को जलाने जा रही थी, दिन सुबह वो बंद कर देती थी और शाम के टाइम पे जब अंधेरा होने लगता था तो अपने कमरे की रोशनी ऑन करती थी, साथ में उस कमरे की भी रोशनी ऑन कर देती थी। जब उस कमरे की रोशनी ऑन करने के लिए वो आगे बढ़ी तो उसी ने देखा उसी लम्हे कोई बिल्कुल उसके साथ तेज़ी से चलता हुआ गया है। एक अजीब व गरीब सी चीज़ थी और कमरे के अंदर दाखिल हो गई है। उसके चलने का अंदाज इतना तेज़ था कि कोई तेज़ी से आया, ऐसे जैसे कोई कंधा मारते हुए जाता है। कंधा टच नहीं हुआ था समी को, लेकिन इस अंदाज ऐसा था जैसे कोई कंधा मार के अंदर जा रहा और तेज़ी से कोई अंदर चला गया। और वो एकदम से रुक गई कि ये कमरे में कौन गया है। फिर दरवाजे की तरफ देखा, पीछे मुड़ के कोई बाहर से तो नहीं आया, दरवाज़ा बंद था, तो इसका मतलब है फिर बाहर वाला नहीं, इस घर में वही जो हरकतें कर रहे हैं, वही मखलूक जो मुझे डरा रही है, वही मखलूक जिसको देख के मैं डर जाती हूँ, फिर वही कोई मखलूक थी जितनी तेज़ी से वो अंदर चली गई है। वो इंसान नहीं था, वो अजीब व गरीब सा ह्योला टाइप सा था। उसने आंखें बंद की और अपनी तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। एक अकेली लड़की जिसके करीब से कोई इतनी तेज़ी से गुजर के गया हो, उसकी क्या हालत होगी।
फिर भी डरती डरती वो अंदर दाखिल हुई। उसने लाइट जला दी, कमरे की लाइट जलाई, तो जो भी उसके करीब से गुजरी थी या गुजरा था कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों मियां बीवी बिस्तर पर सो रहे थे। आधी रात हो चुकी थी। ये इलाका जहां पे वो रह रहे थे आम बिल्कुल वीराना इस अंदाज का था कि अकेला बना हुआ घर था। उसके राइट साइड पे भी कोई घर नहीं था, उसके लेफ्ट साइड पे भी कोई घर नहीं था। हाँ, इस घर के काफ़ी फासले पे वो सामने एक घर बना हुआ था और उस घर को साथ भी कोई घर नहीं था, उसके भी आगे एक घर बना हुआ था। ये इस अंदाज के घर बने हुए थे जैसे लाइन में घर होते हैं। ये नहीं थी एक घर यहाँ बना हुआ है, एक घर वो उधर सामने बना हुआ है, एक घर वो उधर बना हुआ है। ये एक ऐसा इलाका था जहाँ पे बहुत कम घर थे, आबादी बहुत कम थी, अक्सर घर आबाद थे। यही एक घर था जो वीरान था, जो अब ये भी आबाद हो गया था। लेकिन बाकी घर सारे फासलों पे थे, इसलिए जब रात होती थी तो एक ऐसी खामोशी छा जाती थी जैसे आप जंगल में रह रहे हों। जब आबादी ज़्यादा होती है, कोई गाड़ी गुजरी, कोई मोटर बाइक गुजरा, कोई साइकिल वाला गुजरा, कोई शोर करता हो गया, कोई पैदल चला, कोई ना कोई आवाज़ आ जाती है। लेकिन इस इलाके में तो ऐसा लगता था रात के टाइम जैसे आप जंगल में सो रहे हों। और वो दोनों भी बिस्तर पे ऐसे सोए हुए थे, कंबल उन्होंने लिया हुआ था जिस्म पे। रात का अंधेरा फैला हुआ था, कमरे के अंदर बिल्कुल एक हल्की रोशनी थी, क्योंकि वो जब सोने लगते थे तो वो बड़े वाला बल्ब बुझा के वो हल्के वाला रात का लिए जो सब्ज छोटा लाइट की सब्ज लाइट होती है रात को जलाने के लिए, वो उन्होंने जलाई और वो दोनों सो गए। लेकिन रात को जब समी की आंख खुली तो उसको महसूस हुआ कि मेरे वजूद के ऊपर जो पड़ा हुआ कंबल है, उस कंबल को कोई खींच रहा है। वो गहरी नींद में थी, उसने कंबल को खींचा, फिर अपने ऊपर कर लिया। थोड़ी ही देर फिर से गुजरी थी कि फिर से उसके वजूद के ऊपर से उस कंबल को खींचा गया और किसने कंबल को खींचा, उसने फिर कंबल को खींच के अपने ऊपर कर लिया, फिर सो गई। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख इस बात पे खुली कि वो कंबल जो उसने चेहरे तक लिया हुआ था खिसकता खिसकता घिसटता घसीटता इतना नीचे चला गया था कि वो चौंक गई कि कंबल मेरा इतना नीचे क्यों चला गया। उसने कंबल को पकड़ के ऐसे खींचने की कोशिश की तो ऐसे लगा कि कंबल को वो खींच नहीं पा रही। जोर लगाया, आंखें बंद होती हैं, इंसान की नींद में होता है आंखें कब खोलता है, क्योंकि आंखें खुल जाएं तो फिर जाग आ जाती है। और इंसान जब गहरी नींद सोया होता है तो वो जागने की कोशिश नहीं करता ताकि नींद खराब ना हो। और सोए सोए ही उसने जब तीसरी दफ़ा कंबल को खींचने की कोशिश की तो इस अंदाज में महसूस हुआ कि कंबल फंस गया है। वो कंबल को खींच नहीं पा रही, उसने जोर लगाया और जब नहीं कंबल को खींच पाई तो एकदम से उसकी आंख खुल गई। और जब उसकी आंख खुल गई तो उसने देखा कंबल क्यों नहीं वो खींच पा रही। सामने खड़ी एक खौफनाक भयानक औरत ने उसके कंबल को हाथों से जोर से खींचा हुआ था और वो इस अंदाज में कंबल को खींच के गुस्से में खड़ी हुई थी जैसे कह रही हो मैं जान के इस कंबल को खींच रही हूं, उठो। और उसकी जैसे ही आंख खुली और उसने सामने एक भयानक सी औरत को देखा। वो एक ऐसी औरत थी जिसकी आंखें बिल्कुल नहीं थी, आंखों के इर्द गिर्द इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, ऐसे लगता था उन आंखों के गड्ढों को तोड़ा हो किसी ने। जैसे एक इंसान की मुंह का ढांचा हो और ढांचे में आंखों की जगह पे जो गड्ढे होते हैं उसको भी कोई हथौड़ी मार के तोड़ दे, इतना बड़ा कर दे, ऐसे बड़े बड़े उसके गड्ढे थे जैसे किसी ने तोड़ दिया हो। और उसके दांत इतने खौफनाक थे, दो नीचे की तरफ और दो ऊपर की तरफ ऐसे निकले हुए थे जैसे छोटी छोटी दो तलवारें होती हैं। इतने बड़े बड़े वो दांत नहीं थे, जैसे किसी ने अलग से तलवारें लगा रखी हों। नीचे वाले दांत ऊपर उसके माथे तक आ रहे थे और नीचे वाले जो ऊपर दो दांत थे वो इतने नीचे तक चले गए थे और जो नीचे वाले दो दांत थे वो ऊपर माथे तक उसके आ रहे थे। गढ़ों के आगे उसके वो दांत थे। ऐसे जैसे कुछ मूवीज़ के अंदर हम फिल्मों में देखते हैं कि वो हाथ के अंदर से ऐसे लोहे के राड निकाल लेता है, ऐसे लोहे की तरह उसके दांत निकले हुए थे। उसके वजूद पे जो कपड़े थे ऐसे
जैसे कई सालों से वो धुले ना हों, अजीबो गरीब से कपड़े थे। जिस तरह इंसान अपने कपड़े पहनता है वैसे नहीं, एक अजीबो गरीब से कपड़े थे। लगता था या कपड़े हैं या कोई खाल पहनी है या कोई लिबास पहना है, ये तक नहीं महसूस होता था वो क्या पहने हुए है। और उसके जो बाल थे, जैसे आजकल औरतें फैशन करके ऊपर ऐसे खड़ा कर लेती हैं, हमारे तो स्पाइस बनाते हैं ना ऐसे, उसके बाल इस अंदाज में ऊपर खड़े हुए थे। खवातीन के बाल ऐसे सिल्की हों या जैसे नीचे गिरे हुए होते हैं, उसके बाल ऊपर की तरफ उठे हुए थे। सारे बाल उसके जो थे सारे, जैसे कोई जेल लगा के या कोई केमिकल लगा के बालों को सीधा करके ऊपर की तरफ खड़ा कर दे, तो उस भयानक औरत के सारे बाल ऊपर की तरफ सीधे थे। और उसके हाथ जो बड़े बड़े काले स्याह और उन पे बाल ही बाल थे, उनके अंदर बड़े बड़े नाखून उसी तरह के थे जिस तरह के उसके दांत थे। उसने उस कंबल को पकड़ा हुआ था। पहले जब उसकी आंख खुली वो समझी शायद मेरा वहम है, मैं नींद में हूं, लेकिन जब उसने आंखें मली और गौर से देखा तो वहीं पे मौजूद थी और गुस्से में अपने दांत खोल और बंद रही थी। ऐसे गुस्से में देख रही थी जैसे उसे खा जाएगी। जब उसको यकीन आ गया कि ये कोई ख्वाब नहीं है, मैं हकीकत में देख रही हूँ एक ऐसी भयानक मखलूक को जो मेरे कंबल को ऐसे बड़े बड़े नाखूनों से पकड़ के खड़ी है, जिसके बाल ऊपर सीधे, तो उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। जैसे ही उसने जोरदार चीख मारी, उसकी आंखें बंद हो गई और उसके मुंह से एक चीख निकली, तो उसी वक्त इमरान जाग गया और हड़बड़ा के उठ बैठा। क्या हुआ समी, समी क्या हुआ? तो उसने उस वक्त आंखें खोली और जब देखा सामने वो नहीं है तो वो चौंक गई और इमरान की तरफ देख के बोली, मैं शायद डर गई हूँ। हाँ इमरान, मैं शायद डर गई हूँ, मैंने शायद बुरा ख्वाब देख लिया है। हाँ मैंने बुरा ख्वाब देख लिया। वो कवर करना शुरू हो गई कि इसको बता दिया कि मैंने ये मंजर देखा है तो ये डर जाएगा, और वो कवर कर गई। इमरान ने कहा रुको मैं तुम्हारे ऊपर पढ़ता हूँ, तुमने शायद कोई बुरा ख्वाब देख लिया है। इमरान ने उसके ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया और वो खुद भी पढ़ना शुरू हो गई। और इमरान से बोला खुद भी पढ़ो, और वो खुद भी पढ़ना शुरू हो गई और अपने ऊपर दम करना शुरू हो गई, और इमरान भी उसके ऊपर दम करना शुरू हो गया। सुबह हुए, इमरान ऑफिस चले गए। 2-3 दिन सुकून से गुजरे। इमरान के एक दिन ऑफिस से निकलते ही बाहर आवाज़ आई, मछली बेचने वाला आया था। तो समी का दिल किया कि आज मछली पकाती हूं, मैं मछली खरीद लूं। उसने मुंह को नकाब किया, दरवाज़ा खोला और जैसे ही बाहर निकली तो वहीं मछली वाले के पास 3 औरतें खड़ी थीं, 2 जवान और एक बड़ी उम्र की औरत। जो जवान औरतें थीं वो फ़ारसी बोल रही थीं, और जो बूढ़ी औरत थी वो जैसे ही उस मछली वाले के पास गई और उसे कहा मछली दे दो, तो वो बूढ़ी औरत उसकी तरफ आई और उसे कहा बेटी क्या नाम है तुम्हारा? उसने उनकी तरफ देखा, समी ने उनकी तरफ देखा और उनको सलाम किया और कहा बलोच हो? उसने कहा हाँ मैं बलोच हूँ। तो वो इससे बलोची ज़ुबान में बात करना शुरू हो गई। जब समी मछली ले चुकी तो वो उस औरत उससे बोली ये जो सामने वो घर बना हुआ है ये मेरा घर है, यहाँ मैं रहती हूँ। बेटी टाइम मिले तो मेरे घर ज़रूर आना, मैं तुम्हें अपने घर आने की दावत देती हूँ। समी ने कहा जी ज़रूर, मैं ज़रूर आऊँगी। शाम को इमरान घर पहुँचे, खाना वगैरह खा लिया। अगले दिन छुट्टी थी ऑफिस की। तो समी ने कहा आज मैंने मछली ली। इमरान तारीफ़ कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त मछली बनाई है और वाकई बहुत मज़ेदार बनी थी। तो समी बोली कि मैंने आज जब मछली ली तो वो सामने वाली जो आंटी हैं उन्होंने मुझे दावत दी कि मेरे घर आना। वो भी बलोच हैं, यहाँ पे बाकी सारे फ़ारसी रहते हैं, वो शायद बलोच हैं। तो वो कह रही थी कि मेरे घर आना। तो मैंने कहा आपसे इजाज़त लूँगी कि क्या मैं उनके घर चली जाऊँ? तो इमरान ने कहा कल मेरी छुट्टी है, क्यों ना ऐसे करें हम दोनों ही कल उनके घर चलते हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। अगले दिन वो दोनों तैयार हुए और जाके उनका दरवाज़ा खटखटा दिया। आंटी ने दरवाज़ा खोला, बाहर समी को देखा और साथ में उनके शौहर को भी देखा। इमरान ने सलाम किया तो आंटी ने कहा आओ आ जाओ बेटा। आंटी उन दोनों को लेकर अंदर गई। आओ भगत की, मेहमान नवाजी जिस तरह की, वो एक बलोच औरत थी, उसने भी काफ़ी आओ भगत की। खाना वगैरह खाया तो आंटी ने उनसे पूछा आपको आए हुए अभी कुछ अरसा हुआ है कि यहाँ पे इस घर में कोई परेशानी तो नहीं हो रही आपको? इमरान समझ गया कि आंटी का इशारा उसी तरफ था, उसी जिनात की तरफ, उसी मखलूक की तरफ। तो इमरान ने कहा
आंटी किस तरह की कोई परेशानी? उसने कहा कोई बंदा अकेला रहते हुए डर जाता है, परेशान हो जाता है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं ना, कोई घबराहट वाली इधर बात तो नहीं? तो इमरान ने कहा नहीं नहीं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, हम रह रहे हैं और कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, जब से हम रह रहे हैं सब कुछ ठीक है। तो वो समी की तरफ मुखातिब हुई कि तुम बताओ। तो समी कहती है हाँ, जब से हम आए हैं कोई परेशानी नहीं हुई, कोई मसला तो नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, हम बेहतरीन रह रहे हैं। उसने कहा अच्छा ठीक है, बस बेटा मैं यही कहूँगी कि अगर कोई परेशानी या कोई मसला हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं मदद करूँगी, और इसको अपना घर समझना, आते रहना। तुम लोग कहाँ से आए हो? यकीनन वो अपनी पहचान छुपाना चाह रहे थे, ज़्यादा बातें नहीं बता सकते थे, तो उन्होंने इसको गोल मोल सा जवाब दिया, हम वहाँ से आए हैं, ये है वो, सारा इस तरह किया। तो आंटी बहुत मोहब्बत से, शफ़क़त से पेश आई और कहा हमसायों का ख्याल रखना चाहिए, आते जाते रहा करो। उन दोनों ने शुक्रिया अदा किया और अपने घर को चले गए। वो छुट्टी वाला दिन उन्होंने इकट्ठे गुजारा और उसके बाद वहाँ से चले गए। छुट्टी वाला दिन उन्होंने गुजारा और अगले दिन फिर से रूटीन शुरू हो गई। इमरान अपने ऑफिस को चला गया और समी घर में काम करती रही। आज शाम को समी अपने कमरे में थी, टाइम हो गया था पकाने का, तो उसने कहा मैं उठूं और जाके किचन में खाना बनाऊं। वो उठने ही लगी है तो उसकी छत के ऊपर कोई तेजी से ऐसे दौड़ रहा था, दर 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 दर। वो एकदम से घबरा गई कि शायद फिर से आज वो लोग आ गए हैं। दिल के अंदर एक धड़का, एक खौफ तो था, जिनसे भागे थे, जान बचा के भागे थे। कहीं लाशऊर में, ये जहनी तौर पे तो वो तैयार थे कि कभी ना कभी वो छापा पड़ गया, उन्होंने हमें ढूंढ लिया, वो तो हमें गोलियों से भून डालेंगे। एक दफ़ा तो हम बच आए हैं, पता नहीं किस्मत अगली दफ़ा मेहरबान होती है कि नहीं। और जब भी कोई ऐसी हरकत, ऐसी एक्टिविटी होती थी, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी और छत पे जिस तरह दर 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 कोई इतनी तेज़ी से भाग रहा था, चाहते जैसे छत गिर जाएगी। वो घबरा गई और तेज़ी से भागती हुई बाहर आके खड़ी हो गई कि छत गिरा देंगे, शायद आज वो फिर से पहुंच गए हैं। और वो आके सहन में खड़ी रही, कांपती रही, अभी कोई नीचे उतरेंगे, शायद वो दरवाजे के रास्ते नहीं किसी और रास्ते से मेरी छत पे चढ़ के आ गए और मुझे गोलियों से भून डालेंगे। वो खड़ी रही और नीचे कोई भी नहीं उतरा। वो ऊपर छत की तरफ देखती थी। डरते डरते साथ वाले कमरे की जाके उसने लाइट ऑन कर दी। और जब साथ वाले कमरे के अंदर वो दाखिल हुई तो फिर से देखना चाह रही थी कि छत के ऊपर कोई आवाज़ आ रही है या नहीं, लेकिन छत पे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो डरते डरते किचन के अंदर आ गई और किचन के अंदर आके काम करने के लिए जैसे ही खड़ी हुई तो किचन के ऊपर धड़ 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 की आवाज़ें आना शुरू हो गई। तभी वो फिर से डर गई कि ये कोई इंसान नहीं, ये वही मखलूक है जो मुझे डराती है, परेशान करती है। अब वो एक आदि अभी तक नहीं हो सकी थी। जिन्नात का खौफ 2-3 महीने ही तो हुए थे, जिन्नात का खौफ तो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था उसके अंदर। लेकिन बस वो ऐसा करती, आंखें बंद करती और अपनी पढ़ाई करना शुरू करती। छत के ऊपर कोई दौड़ रहा था। उसको खड़े हुए वहीं पे थोड़ी ही किचन के अंदर देर हुई थी कि वो बाहर निकली कि देख सकूं किचन के ऊपर कौन है, तो देखा ऊपर कोई भी नहीं है। उसी वक्त उसको महसूस हुआ उसके सहन के अंदर जैसे 2 हेयोले हैं, काले स्याह हेयोले, इंसानों के कदो कामत जितने 2 हेयोले हैं, क्लियर वो सहन के अंदर मौजूद हैं। उसकी निगाह पड़ी, पहले वो दोनों सामने खड़े हुए थे। उसने कहा ये क्या है? जैसे उसको महसूस हुआ 2 क्लियर हेयोले थे, साए, जिस तरह शैडो होता है, साया सा होता है, वो दोनों साए थे। वो दोनों खड़े रहे। वो उनको देख के कांप सी गई, कहाँ जाऊं। कमरे के दरवाजे के इस तरह अंदाज में खड़े हो गए थे कि दोनों, जो उसका कमरा था जहाँ पे रिहाइश थी, उसके सामने खड़े थे। और उसने देखा उनमें से एक चलता हुआ साया उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया जो बंद रहता है, जो खाली रहता था। कि तभी उसने देखा कि दूसरा साया भी चलता हुआ उस तरफ गया जहाँ पे सीढ़ी है, और दोनों साए चलते हुए सीढ़ी के पास आ गए। उसने आंखें बंद कर ली कि नहीं, मुझे नहीं देखना, पता नहीं आगे क्या होता है। वो सीढ़ी के पास आखिरी दफ़ा उसने दोनों सायों को देखा, लेकिन थोड़ी एक देर के बाद उसने देखा, आंखें खोली तो वो साए जा चुके थे। या खुदाया, ये क्या हो रहा है? फिर उसी रात को सोते हुए छत के ऊपर धड़ 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 की आवाजें आई। उसकी आंख खुल गई। उसने देखा शोहर की तरफ इमरान सो रहे हैं।
उसने आंखें बंद कर लीं कि अगर इमरान सो रहे हैं तो मुझे भी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, कहीं इमरान ना जाग जाएं, उनको ना पता लग जाए ये क्या है। और जैसे उसने आंखें बंद की उसी लम्हे इमरान की आंख खुल गई। इमरान ने भी वो आवाज़ सुन ली कि ऊपर छत के ऊपर कोई दौड़ने की आवाज़ें हैं। जैसे उसने भी आवाज़ सुन ली तो उसने भी एकदम से आंखें बंद कर लीं, कहीं समी ना जाग जाए, इसको पता ना लग जाए। अब दोनों आंखें बंद करके लेटे थे। आज कैसा माहौल था, एक कमरे में दोनों मियाँ बीवी लेटे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से छुपा रहे थे कि छत के ऊपर कोई इस तरह दौड़ता फिर रहा है रात के इस पहर। इमरान के दिल में यह बात ज़रूर आई थी कि कहीं कोई दुश्मन तो नहीं है जो रात को छत पे आ गया है। वो अलर्ट था, लेकिन उसके दिल में यह भी खौफ था दुश्मन के अलावा भी यहाँ पे कोई मखलूक है जिसको मैं देख चुका हूँ, तो मुझे पहले देखना है ये कौन है, क्योंकि दुश्मन होगा तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, कोई इतना जोर से छत से दौड़ेगा कैसे। खैर, दोनों की आंखें बंद थीं, लेकिन दोनों जाग रहे थे कि थोड़ी देर के बाद वो ऊपर दौड़ने की आवाज़ ख़त्म हो गई और आहिस्ता आहिस्ता दोनों भी सो गए। इस घर के अंदर मामलात रोज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। अब समी को मुसलसल महसूस होता था कोई गुजर के गया है, कोई कमरे से निकल के दूसरे कमरे में गया है, कोई तेज़ी से गुजर के गया है, लेकिन वो अपनी आंखें बंद करके इसको मुसलसल इग्नोर करती जा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि इनकी तरफ देखे, क्योंकि इतना दोनों मियाँ बीवी को पता लग गया था कि ये घर भारी है, यहाँ पे जिन्नात का कलेयर बसेरा है। अब उनको समझ लगी थी कि इतना अरसा ये मकान क्यों बंद रहा था। जब वो आए थे मट्टी मट्टी पड़ा हुआ था, जिस पर वो हैरान हुए थे कि इतने अरसे से कोई नहीं आया कि मट्टी मट्टी है, और इतना सस्ता उनको किराए पर क्यों मिल गया था। अब वो दोनों समझ चुके थे, लेकिन एक दूसरे से कहते नहीं थे। जान दोनों चुके थे कि ये भारी घर है, यहाँ पे कोई भी नहीं रह सकता, यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है। फिर एक शाम वो काम करने के लिए किचन के अंदर गई। वो किचन में खड़ी हुई थी, प्याज वगैरह जिस तरह इंसान काटता है, काम कर रहा होता है, ऐसे ही काम कर रही थी कि उसको महसूस हुआ कोई किचन के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ है, और दाखिल होने वाला जो भी है आके उसके पीछे खड़ा हो गया है। उसके वजूद के अंदर गूज बम खड़े हो गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हैबत ऐसी थी, जो भी पीछे आके खड़ा हुआ था वो क्लियर इस अंदाज में आया था जैसे आज सामने आने के लिए बेचैन हो, और सामने आने के लिए आज छुप छुपा के नहीं, खुल्लम खुल्ला ऐलान करते वो पीछे आके खड़ा हो गया था। और वो कांप रही थी, क्या पीछे मुड़ के देखूं? इंसान कब तक ऐसे खड़ा रह सकता है कि जब उसको घर में पता हो यहाँ पे जिन्नात है और मेरे पीछे कोई आके खड़ा हो गया। आखिर डरते डरते वो मुड़ गई, और जैसे उसने मुड़ के देखा तो वही भयानक औरत जो उसका कंबल खींच रही थी, उसके पीछे इंसानी वजूद के अंदर खड़ी हुई थी। वही लहजा था, वही रूप था, वही दांत ऊपर नीचे थे, वही गड़े बड़े बड़े थे, बाल उसी तरह ऊपर की तरफ थे, उसके हाथ के नाखून बहुत खौफनाक थे। जिस्म पे अभी भी जो लिबास की तरह था, वो आज उसने क्लियर सामने खड़े हुए देखा, वो लिबास नहीं था, वो बगैर लिबास थी। उसके जिस्म के ऊपर ऐसे अजीबो गरीब से निशान थे जो बहुत खौफनाक से थे। पहली दफ़ा उसको देख के लगा था शायद कपड़े पहने हैं जो बहुत पुराने हैं, फट से गए हैं, लेकिन वो उसका जिल्द फटी हुई थी। वो कपड़े नहीं थे, वो दूर से उसने देखा था। आज बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी और शदीद गुस्से में खड़ी थी, और उसके जिस्म के ऊपर जो खाल थी वो जगह जगह से उधड़ी हुई थी। उसके पूरे वजूद से कपड़ा एक भी नहीं था और खाल उधड़ी हुई थी। वो एक औरत थी, और वो बिल्कुल उसके पीछे आज क्लियर आके खड़ी हो गई थी, चंद कदम के फासले पे, यानी 2 से 3 कदम के फासले पे। छोटा तो किचन था, वो सामने खड़ी थी। समी जैसे ही घूमी, उस भयानक सी औरत को देखा तो उसकी जान निकल गई, और उसने फौरी तौर पे वही आयत जो मुसलसल पढ़ती रहती थी, उसने वही आयत पढ़नी शुरू कर दी। और जो वो चलती हुई आई थी बताने के लिए कि आज मैं अलल ऐलान आ रही हूं, जैसे आके खड़ी हुई उसी वक्त घर के अंदर एक भौचाल सा आ गया। ठा ठा ठा, खिड़कियां, दरवाजे, सब कुछ इस तरह बजना शुरू हो गया कि वो जैसे आके खड़ी हुई सारे घर के अंदर लगता था जैसे जलजला आ गया हो।
खिड़कियां ठा ठा कर रही थी और सारे दरवाजे बज रहे थे। घर के अंदर शोर सा मच गया था, जैसे पता नहीं घर के अंदर कितनी चीज़ें आ गई हों, कितने लोग आ गए हों। कोई खिड़कियों को, कोई दरवाजे को ठा ठा, बाथरूम के दरवाजे, कमरों के दरवाजे, हर दरवाज़ा ठा ठा कर रहा था और गुस्से में खड़ी हुई थी। उसने आंखें बंद की और पढ़ना शुरू किया तो एक लम्हे की आवाज़ आई, आंखें खोल। उसने डरते हुए आंखें खोल दी और वो औरत गुस्से से उससे बोली, बंद कर इसको जो तू पढ़ रही है, बंद कर इस बकवास को जो तू पढ़ती रहती है, बस तेरा वक्त आ गया है। यहीं पे मेरे ख्याल में कहानी को रोकना बनता है। क्या ख्याल है? आप लोग कहेंगे कैसी जगह पे आके रोकें, क्योंकि अभी तो बहुत खौफनाक है भाई, बहुत खौफनाक है। जिस तरह मैंने कहा था ना, बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, आगे तो बड़ा खौफनाक है। तो यहीं पे पार्ट 1 को ख़त्म कर देते हैं, ड्यूरेशन काफ़ी हो गई है। पार्ट 2 को ख़त्म कर देते हैं, सॉरी, ये 3 पर जा रही है कहानी। उसकी रीज़न, ये कहानी एक सच्ची कहानी है और 2 प्रेमियों की ऐसी कहानी कि जिन्होंने घर से भाग के, ये 2001 की कहानी है, जिन्होंने घर से भाग के शादी करने का फ़ैसला किया, लेकिन किस्मत ने उनके साथ क्या किया, कैसे कोयलियों की बौछार से बच के निकले, जहाँ पे उनके ऊपर 3 लोग पूरी मैगज़ीन चेंज करते थे और दर 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 पूरा मैगज़ीन खाली करते थे, दूसरा लगाते थे, फिर चढ़ाते थे। वहाँ से बच के आए थे, इंसानों की गोलियों से बच के आए थे, तो आज जिन्नात सामने खड़े थे कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म, बस तुम्हारा वक्त आ गया है, बंद करो इस बकवास को जो तुम पढ़ती रहती हो। ये आज के दौर में भी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ लोगों के साथ होती हैं। आगे क्या हुआ इसके लिए कल मिलते हैं पार्ट 3 में। उम्मीद है आज की वीडियो को भी लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ज़रूर लिखिएगा जिन्होंने भी कहानी सुनी है, कहाँ पहुँचे कहानी के अंदर, आप उस घर के अंदर मौजूद थे, उस घर की छत को, उस घर के कमरों को, उस घर के सहन के अंदर आप लोग भी घूम रहे थे। कौन कौन घर के अंदर घूम रहा था, किसको महसूस हुआ कि मैं भी उस घर के अंदर मौजूद थी या मैं उस घर के अंदर मौजूद था। मुझे भी एकदम लगा कि मैं, सारा कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। ये ज़रूर फीडबैक में बताइएगा और आज की कहानी को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कहानी भेजने का तरीका बहुत ही आसान, इन बातों का ख्याल रखेंगे तो कहानी शामिल हो जाएगी, वरना हो सकता है आपकी कहानी मुझसे मिस हो जाए। उसकी वजह यह है कि अगर स्टोरी लिखा हुआ मेरे सामने नहीं आता तो फिर वो मैसेज ज़रूरी नहीं मैं देख सकूं। जब भी आप कहानी मुझे भेजें, उर्दू में, इंग्लिश में, रोमन में, जब लिख के भेजना चाहें तो आप उसको लिख के भेज दीजिए। वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। जब आप भेज चुके हैं तो उसके नीचे अलग से एक मैसेज लिखना है, STORY, इंग्लिश में स्टोरी या उर्दू में सीन टेवा टो रे छुटिए री स्टोरी। ये लाजमी लिखना है सबसे लास्ट में, अलग से एक नया मैसेज जिसमें स्टोरी लिख के आपने मुझे अलग से भेज देना है। उसके बाद कुछ नहीं लिखना, क्योंकि सबसे लास्ट में जब स्टोरी लिखा हुआ होता है और मैं जितने भी मैसेज चेक कर रहा होता हूँ जहाँ मेरे लफ्ज़ सामने स्टोरी आता है, उसको खोल के मैं सुनता हूँ या पढ़ता हूँ स्टोरी है, फिर उसको नंबर दे के महफूज कर लेता हूँ। कहानी की दूसरी शर्त जिस पे आपने ख़ास ख्याल रखना है, अपना नाम, शहर का नाम, मुल्क का नाम, जितने भी कहानी के किरदार हैं वो सब आपने हकीकी बताने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं हकीकी ना बताऊं, कोई फ़र्ज़ी नाम बताऊं, तो फ़र्ज़ी नाम भी आप लोग ही लिख के बता दिया करें। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है फ़र्ज़ी नाम रखना। फ़र्ज़ी नाम भी आप रख दिया करें, जी इसका नाम फ़र्ज़ी ये रख लीजिएगा, इसका फ़र्ज़ी नाम ये रख लीजिएगा। और कहानी जितनी दफ़ा भी भेजेंगे, दूसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 10वीं दफ़ा, हर दफ़ा इन शराइत का ख्याल रखना है, इन दोनों शराइत का। इन दोनों में से किसी एक शर्त को मिस कर गए तो कहानी शामिल नहीं हो सकेगी। और भेजने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है +9231365550। मैं रिपीट करता हूँ, +9231365550। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +923136655550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।